हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, हम जो आपका कंटिन्यू कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 पर ऑलरेडी हमारी 4 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में राष्ट्रपति को कवर किया है, सेकंड वीडियो हमारा प्रधानमंत्री पे था, तीसरी वीडियो लोकसभा पर थी, चौथी वीडियो लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड थी, और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा के पावर्स, राज्यसभा की शक्तियां, और फिर हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में भी। तो आज की जो वीडियो है डे नंबर 5 है, आज 5वां दिन है। तो डे नंबर 5 में आज जो हम ये डिस्कस कर लेंगे तो ये हमारा पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है विधायिका, कार्यपालिका, संघ, ये सारी चीजों के बारे में तो हमने इन टॉपिक्स में डिस्कस कर ही लिया है कि आखिर विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होता है, संघ क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा भी लोकसभा की तरह ही संसद का एक पार्ट है। ये संसद का एक कहते हैं जिसको लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। और आर्टिकल 81 में बताया गया है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होगा उसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें कुछ साहित्य से रिलेटेड होंगे, लिटरेचर से रिलेटेड होंगे, आर्ट से रिलेटेड होंगे, म्यूजिक से रिलेटेड होंगे, मतलब जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत बेहतर काम किया होगा। राष्ट्रपति उनमें से 12 लोगों को चूज कर सकता है, और 238 लोग जो होंगे वो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से चूज करके आएंगे। तो इस तरीके से राज्यसभा में टोटल 250 लोगों की जगह है, और अभी अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो 245 लोग कार्यरत है उसमें। ओके, तो ये राज्यसभा की बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन है, एक संरचना है। अब अगर बात करें कि राज्यसभा के सदस्य अगर आपको बनना है तो आपको क्या योग्यताएं चाहिए, अगर आप राज्यसभा का सदस्य चाहते हैं कि यार मैं राज्यसभा का सदस्य बनूं, तो आपकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, कि भारत के संसद में आने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। दूसरी चीज होती है आपकी एज। भारतीय संसद में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। तीसरी चीज है आपका अन्य संसदीय योग्यताएं, जो और भी संसद के लिए योग्यता होती है कि आपको पागल दिवालिया ना हो, आप किसी और दूसरे पद पर कार्यरत ना हो, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। तो ये एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको ये योग्यताएं होनी चाहिए। अगली चीज है कार्यकाल की बात किया जाए, अगर कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये लगभग चलता ही रहता है, मतलब एक अस्थायी सदन है, इसको तोड़ने का कोई उपाय नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि टाइम चल रहा है तो 2 साल हुआ, तो पिछले जो लोग काम कर रहे हैं तो वो 2 साल पे निकल जाए, मतलब 6 साल उनका कंप्लीट होगा तो निकलेंगे। बेसिकली कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन अगले 2 साल में पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं लोग में से 1/3 निकल जाएंगे, फिर एक और काम करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब कि 2-2 सालों पर 1/3 लोग निकलते रहेंगे और कार्यकाल चलता रहेगा, मतलब भंग नहीं होता है कभी ये। ओके, हर 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल पे निकलते रहेंगे, और इसकी जो अध्यक्षता का कार्य करेगा राज्यसभा का, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, ऐसे ही राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ओके, अब अगर बात किया जाए पावर्स और कार्यों के बारे में कि राज्यसभा का पावर क्या है और राज्यसभा की ड्यूटीज क्या है, कार्य क्या है, तो सबसे पहली चीज है आपका साधारण विधेयक के संबंध में, कि अगर कोई साधारण विधेयक पास करनी है तो राज्यसभा से उसकी शुरुआत हो सकती है। राज्यसभा में उसका प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, और राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद अगर पारित हो जा रहा है तो राष्ट्रपति के पास जाके वो एक विधेयक, साधारण विधेयक बन सकता है। और अगर लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तो 6 महीने तक रोक सकती है, और उसके बाद राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाएगा दोनों सदनों का, और उसमें डिस्कस होगा कि क्या चीज हुई, क्यों नहीं किया गया वो चीज। दूसरी इसकी पावर्स है वित्तीय विधेयक के संबंध में। तो देखो, वित्तीय विधेयक के संबंध में जो पावर्स की बात किया जाए तो वित्तीय विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा से ही हो सकती है, राज्यसभा से उस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बेसिकली पावर में जो है वो तो लोकसभा ही है, इसको उच्च सदन केवल नाम दे दिया गया है, बाकी निम्न सदन ही पावर में है। तो वित्तीय विधेयकों की शुरुआत लोकसभा से होगी, अगर लोकसभा से पास हो गई तो फिर राज्यसभा में आएगी। राज्यसभा में उसे जो है 14 दिन तक रोका जा सकता है, और उसके बाद उसे देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तीसरी चीज है आपका कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में। देखो, कार्यपालिका पर नियंत्रण का जो मुख्य रूप से संबंध है वो संबंध है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद है उनका ही कार्यपालिका पर बहुत ज्यादा हद तक नियंत्रण का कार्य होता है। बाकी राज्यसभा में भी कुछ क्षेत्रों में जो है इसका कार्यकाल या इसकी पकड़ होती है। अगला चीज है संवैधानिक संशोधन के संबंध में। देखो, संवैधानिक संशोधन के संबंध में मान लिया अगर संविधान में कोई संशोधन करना है
तो वो संशोधन की शुरुआत राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी जगह से भी हो सकती है। तो राज्यसभा का भी इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि अगर लोकसभा से पास हुआ तो उसके बाद राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। समझ रहे हैं? तो संवैधानिक संशोधन में भी राज्यसभा का अपना कार्य है। तो ये तो बेसिकली हमने राज्यसभा के बारे में बात कर लिया कि राज्यसभा क्या है, सदस्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कार्यकाल क्या है, शक्तियां और पावर्स क्या है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या है, इसके पावर्स क्या है, इसकी शक्तियां क्या है। तो बेसिकली मंत्रिमंडल के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देगा, कि राष्ट्रपति को जो भी कार्य करने हैं, जो भी राष्ट्रपति के कार्य के अंतर्गत चीजें आती है, उसमें सजेशन देने के लिए, परामर्श देने के लिए, उसके संपादन में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल का हाथ होता है। मंत्रिमंडल को भारतीय शासन व्यवस्था का दिल कहा गया है, कि मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय है, क्योंकि बेसिक रूप से जितने भी कार्य किए जा रहे हैं या लोकसभा में का हेड जो है वो मंत्रिपरिषद ही है। कोई भी विधेयक पास करना हो, कोई भी कानून हो, कोई भी संविधान संशोधन हो, कुछ भी करना हो, कार्यपालिका में कार्य हो, वो सारा कुछ अंडर में किसके आता है? मंत्रिपरिषद के ही। तो मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय इसीलिए कहा गया है। तो इसमें अगर शक्तियों के बारे में या कार्यों के बारे में बात किया जाए तो पहली चीज है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि राष्ट्रीय कार्यपालिका की काम कौन से क्षेत्र में कौन सा कार्य होगा, उस पर सर्वोच्च पकड़ किसकी होती है? मंत्रिपरिषद की होगी। क्योंकि मंत्रिपरिषद में ही अलग अलग परिषद के लोग हैं ना, कोई वित्त मंत्री है, कोई कपड़ा मंत्री है, कोई खाद्य मंत्री है। तो अपने क्षेत्र का जैसे मंत्री है तो उससे में रिलेटेड जो भी कार्यपालिका होगी उसका कार्य कौन करेगा? वो मंत्री उस पर हेड होगा। तो एक तरीके से राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है। अगला चीज है आपका मंत्रिमंडल के समन्वयकारी कार्य, यानी कि हर मंत्री का अपना एक अलग विभाग है, लेकिन अलग अलग विभाग होने के बावजूद भी जब कभी किसी चीज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है तो सारे लोग एक साथ समन्वय होकर के काम कर रहे होते हैं। तो यह मंत्रिपरिषद का कार्य है कि मंत्रिमंडल क्या होगी? समन्वयकारी कार्य करेगी। हर किसी का अपना अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन उस पर मिल करके डिसीजन लिया जाएगा जिससे एक बेस्ट डिसीजन लिया जा सके। अगला है वैदेशिक संबंधों का संचालन। देखो विदेशों से संबंध किस तरीके से हमारे होंगे, इसका संचालन करने का अधिकार लोकसभा में मंत्रिपरिषद को है, कि युद्ध की घोषणा करनी है, शांति की घोषणा करनी है, किस तरीके से कैसा संबंध किस कंट्री के साथ रखना है, इसका निर्णय कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी। अगला चीज है आपका राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, कि राष्ट्र में किस तरीके की नीतियां लागू होंगी, कौन सी नीति हमारे राष्ट्र के लिए बेहतर है, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी है, उन नीतियों का चुनाव करना और उसको निर्धारित करके लागू करना भी जो है मंत्रिपरिषद का ही कार्य है। कानूनी निर्माण पर भी नियंत्रण, मतलब मंत्रिपरिषद का कानून के निर्माण पर भी नियंत्रण है। रूल्स कोई बन रहे हैं, कोई विधेयक पास हो रहा है, कोई कानून बन रहा है, कार्यपालिका के लिए कोई चीज चेंज किया जा रहा है, ये सारे के सारी चीजें कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद से कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद जब उस पर अपना मुहर लगाएगी तभी वो चीज आगे बढ़ सकती है। अगला है आपका नियुक्ति संबंधी कार्य भी जो है मंत्रिपरिषद का ही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी चीज है, जो भी अधिकारी है, चाहे आपका उच्च न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, और अलग अलग जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन सभी की नियुक्ति का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल के सजेशन पर ही राष्ट्रपति करता है। अगला है वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य मतलब बजट पास करना, देश में पूरे साल में क्या ब्यौरा हो सकता है, आय व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना, ये सारा कुछ मंत्रिमंडल के ही हाथ में होता है। उनके ही सजेशन पर, उनके ही परामर्श पर इस चीज को लागू किया जाता है। वित्तीय कार्य को कौन सा बजट कितना होगा, क्या होगा, ये जो है मंत्रिमंडल के ही कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला है अपराधियों को क्षमा करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश। अगर मान लें कोई अपराधी है जिसकी मृत्युदंड की सजा दे दिया गया है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद सिफारिश कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उस चीज को एग्रीमेंट दे सकता है कि हाँ यार चलो इसको माफ किया जा सकता है। या किसी को भारत रत्न देना हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, ये सारे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनसे जो है इन अवार्ड्स को देने के लिए, इन अवार्ड्स को प्रदान करने के लिए राज्यसभा मतलब जो मंत्रिमंडल होता है ये राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि हाँ इनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, ये योग्य है। तो इस सारी चीजों के बारे में भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का उस पर कंट्रोल होता ही है। तो ये था बेसिकली आज का हमारा वीडियो, और ये हमारे यूनिट नंबर 5 का आखिरी वीडियो है जिसमें हमने आज डिस्कस किया राज्यसभा और मंत्रिमंडल के बारे में। तो राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया धीरे धीरे 5 वीडियोस में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।